आज का जो हमारा टॉपिक होगा मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। हम जानेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, साथ ही इसका प्रूफ भी देखेंगे जो अभी तक आपको नहीं मिला था। आपको बता दिया जाता था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 मतलब 1905 में एक इक्वेशन दिया था जो कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता था, जो कि एनर्जी और मास के बीच में एक रिलेशनशिप था E=mc²। सो आज हम यही बात करेंगे E=mc² से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपके लिए मैं एक अलग से इसके जस्ट बाद वीडियो बनाऊंगा। पहले ये आप प्रूफ देखिए, उसके बाद हम बताएंगे कितने एनर्जी, जैसे 1 टन अगर आप कोयला जलाते हैं, 1 टन अगर आप कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं तो जो दिल्ली होता है, हमारे दिल्ली जो है वो इतना ज़्यादा कंज्यूम करता है एनर्जी कि एक बार मेजर किया गया था लगभग 7000 मेगावाट वो मेजर किया था 1 सेकेंड में। तो 4 सेकेंड में वो खत्म हो जाएगा। 1 टन कोयला जलाने के बाद 4 सेकेंड में वो खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है 1 टन कोयला, और 4 सेकेंड सिर्फ चल रहा है। तो इससे तो हमारी लाइट सिर्फ दिल्ली इतना खा जा रही है। तो वैसे ही जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, कोलकाता हो गया, इन सभी में लाइट बहुत ज़्यादा खर्च होती है। तो अब हम बताएंगे कि हम किसी केमिकल रिएक्शन से कितना ज़्यादा वाट पा सकते हैं जिससे हमारी दिल्ली ज़्यादा चले, या फिर हमारा पूरा जो देश है, पूरा सिस्टम जो है हमारा, वो ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च हो, ज़्यादा देर तक चले। कुछ ऐसा चाहिए। 1 टन कोयला जला के आप 4 सेकेंड एक सिर्फ छोटा सा दिल्ली चला पा रहे हो, है ना। वो एक छोटा सा अलग सा वीडियो हम आपको बताएंगे जिसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। ये हमारा सिर्फ प्रूफ है। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन आप लिखेंगे इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन gave a relation between mass and energy which is one of most popular इक्वेशन, जो कि मोस्ट पॉपुलर इक्वेशंस में एक इक्वेशन था, बहुत पॉपुलर हुआ था, जो कि था हमारा E=mc²। तो आज हम देखेंगे इसका प्रूफ, तो डालेंगे प्रूफ इसका। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम पार्टिकल लेते हैं, लेट अ पार्टिकल या लेट अ बॉडी ऑफ मासियम, जिसका मासियम है with velocity v, which moving with velocity v। consider a force applying, लिखेंगे consider, हमने मान लिया consider a force applying force F applying along its motion, इसके मोशन के along, जैसे मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मास इसका m है, तो कोई फोर्स भी इधर ही लगेगा, फोर्स F भी हमारा उधर ही लगेगा जिधर वो मोशन में है। अप्लाइंग इट्स मोशन, along its motion, ठीक। तो आप यहां पर बोल सकते हो, आप यहां पर बता सकते हो कि जब कुछ ऐसा आएगा तो आप बताओगे फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो लिखोगे आप फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन ला पढ़े हो ना, न्यूटन का सेकेंड ला है F इक्वल टू dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर आप इसी बोलते हैं F इक्वल टू ma। अगर आपको कह दिया जाए F इक्वल टू dp/dt से F इक्वल टू ma प्रूव करो, कर सकते हो? बिल्कुल कर पाओगे, आप लोग हमेशा से पढ़े। अरे ये देखो
लिखोगे dp अपान dt, तो d अपान dt एज इट इज रख रहे रहोगे, p इक्वल टू एम ई होता है ना, p इक्वल टू एम ई होता है। p क्या है हमारा मोमेंटम, मास इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम होता है। मास यहां पर क्या था, जब न्यूटन लॉ लगा था तो मास हमारा कांस्टेंट था dv अपान dt दैट इज ma। बट आप यहां पर क्या पढ़ रहे हो, इधर मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल हैं, मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल हैं, क्योंकि हम ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, इधर हमारी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स चल रही है, ध्यान समझिएगा। F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp अपान dt, या फिर इसके लिए लिख दोगे d अपान dt इंटू में mv। लिखेंगे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम जानते हैं कि दोनों मास और वेलोसिटी दोनों हमारे वेरिएबल होते हैं, m एंड v आर वेरिएबल, इधर कोई कांस्टेंट नहीं होगा, दोनों हमारा वेरिएबल है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये डिफरेंशिएट का साइन है ना, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन dv अपान dt प्लस में सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dt। इक्वेशन फर्स्ट बना लो। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। अब हम जानते हैं इधर हम वर्क निकालेंगे, वर्क क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हमें तो एनर्जी चाहिए, फोर्स से हमें कोई रिलेटेड मतलब नहीं है, हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब होगा, जब आप वर्क करोगे, वर्क एक एनर्जी के रूप में होगा, तो वो चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर आप निकाल लोगे वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ds मान लोगे। फोर्स यहां पर क्या रखोगे, यहां पर वर्क dw, फोर्स यहां पर वैल्यू क्या रखोगे, m dv अपान dt, m dv अपान dt मल्टीप्लाई में सॉरी प्लस v dm अपान dt मल्टीप्लाई में, तो ds हमारा है। ठीक, आप इसको लिख सकते हो m इंटू डी, तो इधर लिख सकते हो आप ds अपान dt लिख सकते हो, क्योंकि हमें ds अपान dt मालूम है। यस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम मतलब वेलोसिटी, तो dv आप ऐसे लिख रही है, प्लस में v इंटू dm हटा करके आप लिख दोगे ds अपान dt इंटू में dm, लिख सकते हो ना। m इंटू ds अपान dt, यस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम मतलब होता क्या है वेलोसिटी, mv dv प्लस में ये v हो जाएगा तो v स्क्वायर dm दैट इज वर्क डन निकल गया हमारा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब आगे हम लिखेंगे फ्रॉम ये फर्स्ट बना था, ये सेकंड बना लीजिए। फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप लोग याद करते रहिए, तब तक हम मार्कर को खाना वाना खिला दें, भूखा है बेचारा। देखिए लास्ट वीडियो में आपने देखा था क्या था, लास्ट वीडियो में आप देखा था m इक्वल टू एम नॉट अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, बोलो देखा था कि नहीं देखा। वेरिएबल वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, ये तो पाया था कि m इक्वल टू एम नॉट अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही तो है। फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम बताएंगे m इक्वल टू एम नॉट अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर बोल सकते हैं। वेयर अगर बताना चाहें m इक्वल टू रिलेटिविस्टिक मास होता है हमारा, और m नॉट इज रेस्ट मास। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे तो m स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर अपान इसका अंडर रूट का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर।
तो ये सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर, और इधर बचा है एम स्क्वायर। कोई भी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, देखो है क्या, इसको अपान में 1 लिख सकते हो, नीचे वाला इधर से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला इधर चला जाएगा, और ये एलसीएम लिया गया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये चीज़ समझना आप। अरे यार समझने की क्या बात, एम नॉट स्क्वायर अपान में, इसको अपान 1 लिख सकते हो, क्या बचा सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। यार कहिए समझोगे आप लोग, इससे इधर मल्टीप्लाई करा दोगे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या बचा है एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। बोलो सही है, बोलो सब लोग सही है 100%। चल तो ये बचा है एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग वी गेट, आप लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वी गेट, हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान देंगे ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहां पर एम नॉट और सी क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट। आपने पिछले कई लेक्चर में देखा, चाहे जितनी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट, चाहे आप भी मूव करें, लाइट जा रही फिर भी आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की ही स्पीड से मूव करी। रेस्ट मास कांस्टेंट है, तो यहां पर लिख लेंगे हियर एम नॉट एंड सी आर कांस्टेंट। जब कांस्टेंट है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सी स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। एम स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या बचेगा, एम स्क्वायर को 2m इंटू में dm माइनस में, सर कौन सा dm, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला, नहीं 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 नहीं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इधर दोनों वेरिएबल हैं, हमने अभी यहीं कहीं लिखा होगा, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम जानते हैं एम एंड वी आर वेरिएबल, तो ये दोनों वेरिएबल हैं। इधर आप लोग लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन एम स्क्वायर इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v प्लस में सेकंड फंक्शन वी स्क्वायर इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू में एम स्क्वायर का 2m इंटू में dm। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप जाकर 11th-12th में नाम लिखवा लीजिए। एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज ए कांस्टेंट टर्म, जब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यार अब डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आ रहा है, वैसे आप लोगों को आता है, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है आप सिंपली से पिछला लेक्चर कुछ जाकर देख लीजिए, जो 11th-12th के टीचर्स पढ़ाए होंगे या आप लोग पढ़े होंगे, किताब उठाकर देख लीजिए। बहरहाल हम नहीं पढ़ाते हैं, तो टीचर्स काफ़ी टीचर पढ़ाए हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप जाकर पढ़ जरूर लीजिए। यार एम स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा, या एक्स की पावर n है, अगर उसका डिफरेंशिएशन करो n x पावर n माइनस 1 होता है, इसकी जगह कर रखो 2m पावर 2 माइनस 1 मतलब 2m पावर 1 मतलब 2m dm हम लगा देते हैं। सिंपल है यार, वैसे आप लोग जानते हो, ठीक। अब देखो फिर हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करा दो इसको, क्या हो जाएगा 2mc स्क्वायर dm माइनस में 2m स्क्वायर v dv माइनस प्लस माइनस में 2mv स्क्वायर dm इक्वल टू 0। कुछ इधर कांस्टेंट हो रहा है, इधर भी m है, 2 भी सभी में है, m भी है, m भी है, m भी है, 2m कॉमन कर लो। जब 2m यहां से कॉमन करेंगे क्या मिलेगा, c स्क्वायर dm माइनस में 2m कॉमन करो mv dv माइनस में 2m कॉमन करो v स्क्वायर dm इक्वल टू में 0। 2m भी आकर इधर 0 हो जाएगा। अब देखो हमें कुछ वैल्यू इधर से मिल रही है, अभी हम दिखाएंगे आपको मिलेगा, तो आपको मिला गया, ये 0 हो गया हमारा जाकर, सी स्क्वायर dm इक्वल टू, इसको उधर भेज दो प्लस में हो जाएगा mv dv, इसको भी इधर भेज दो प्लस में v स्क्वायर dm। इसे बना लो इक्वेशन नंबर कितना बना था, सेकेंड एंड थर्ड बना लो इसको। अब देखो mv dv v स्क्वायर dm v स्क्वायर dm,
इसका राइट हैंड मिल रहा है, लेफ्ट हैंड इक्वल होगा। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन कौन सा है? ये dw इक्वल टू आपको मिला dw इक्वल टू सी स्क्वायर dm। क्लियर है यहां तक? dw इक्वल टू सी स्क्वायर dm ना। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए मिलता क्या है, ध्यान समझना, क्योंकि हमें टोटल वर्क चाहिए, ये तो dw से ये माइनर कोई वर्क हम लिए हैं। जब इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद, हमने शायद डिफरेंशिएशन बोल दिया, सो सॉरी, इंटीग्रेशन करने के बाद जब देखिए स्मॉल अमाउंट लेते हो उसका इंटीग्रेशन करते हो तो पूरा आ जाता है होल, तो ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर dw का इंटीग्रेशन इक्वल टू सी स्क्वायर, हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। dm क्या है हमारा? मास। एक बार हम कहां से कहां तक डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे? रेस्ट मास टू मूविंग मास, रिलेटिविस्टिक मास बोल सकते हैं, रेस्ट मास टू रिलेटिविस्टिक मास, dm। जब dm लिखते हैं तो 1 इंटू डी बोल सकते हैं इसको। अब ये किसके फॉर्म में हो गया? इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो, dm के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन m होगा ना। अरे भाई इंटीग्रेशन जैसे मान लो x की पावर n है, अगर इसका इंटीग्रेशन करना आपको तो x पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 हो जाएगा। ये 1 है तो लिख सकते हो 1 की पावर 0, तो 1 की पावर 1 है तो लिख सकते हो m की पावर 0, m के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप इंटीग्रेशन करो, इस फार्मूले पर रखो, m इक्वल टू 0 प्लस 1 अपान में 0 प्लस 1, मतलब m की पावर 1 अपान में 1 इक्वल टू m। ठीक, समझ आया? इंटीग्रेशन करिए। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे dw तो हमारा होल वर्क w आ जाएगा, सी स्क्वायर, इसको बच जाएगा m, और अपर लिमिट हमारी m होगी, लोअर लिमिट m नॉट होगी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे w इक्वल टू सी स्क्वायर m, एक बार अपर लिमिट माइनस m की जगह लोअर लिमिट रख देंगे। सिंस वर्क एज काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगा, एनर्जी, सो आप काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू लिख सकते हो सी स्क्वायर m माइनस m नॉट। ठीक, क्लियर? और अब अगर हम आपको बता दें कि वी नो दैट टोटल एनर्जी इक्वल टू स्टैटिस्टिकल एनर्जी, स्थितिक ऊर्जा, या फिर आप बोल सकते हो रेस्ट एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी बोल सकते हो, स्टैटिस्टिकल बोलो या फिर रेस्ट मास एनर्जी बोलो, चाहे दो बोलो, रेस्ट मास एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको एनर्जी टोटल निकालनी हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस में स्टैटिस्टिकल एनर्जी निकालते हो, स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा। तो रेस्ट मास एनर्जी क्या होगा? m नॉट सी स्क्वायर, देखो हम जानते हैं इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, तो रेस्ट मास एनर्जी, मास यहां पर रेस्ट मास रख दो m नॉट सी स्क्वायर, प्लस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपने निकाली सी स्क्वायर, तो इसको अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? एम सी स्क्वायर माइनस में, ऐसे पहले एक बार लिख दो नहीं तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, m माइनस एम नॉट, क्या हो गया हमारा m नॉट सी स्क्वायर प्लस में एम सी स्क्वायर माइनस में m नॉट सी स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया, एम सी स्क्वायर। टोटल एनर्जी E से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल U से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, वो ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज होता है। सो नोट करें आप लोग, फटाफट से नोट करें। उम्मीद करते हैं ये रिलेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया से समझ में भी आया होगा। सो चलिए सबसे पहले आप देख लेते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे 1905 पे एक रिलेशन दिया था जो कि हमारा मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ये बहुत प्रसिद्ध इक्वेशन था, इक्वल टू एम सी स्क्वायर।
अब देखेंगे हमने कोई एक बॉडी लिया जिसका मास m था, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। हमने कोई फोर्स लिया जिससे ये इधर मूव कर रहा है, उधर ही फोर्स भी लग रहा है। हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो F इक्वल टू dp अपॉन dt, p बराबर mv होता है। आप जानते हो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, वैसे आप देखते हो क्लासिकल मैकेनिक्स जो हम पढ़ते हैं न्यूटन लॉ जिसमें फॉलो होता है, उधर v हमारा क्या होता था, सॉरी m इज कांस्टेंट टर्म, तब F इक्वल टू m में आता था। बट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम जानेंगे m एंड v आर वेरिएबल, बहुत वेरिएबल होता है क्योंकि रिलेटिविस्टिक एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन पढ़ते हैं हम इधर रिलेटिविस्टिक मोशन, उधर क्लासिकल मैकेनिक्स आप पढ़ रहे थे, पर आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। कोई भी पार्टिकल है जो कि गिर रहा है, मास, इसका मास यहाँ भी वही होगा, अगर मास देखा जाए, वो वेट की बात अलग है, मास देखा जाए यहाँ भी वही होगा, मास देखा जाए यहाँ भी वही होगा। दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। हम यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। आपने देखा था कि एक खड़ा हुआ व्यक्ति 100 किलो का था, जो लास्ट लेक्चर देखे होंगे, और रॉकेट पर से जब 2.98 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड की वेग से मूव कर रहा था, तो उधर उसका मेजर अगर किया गया था वेट यहाँ से, तो 100.99 kg, मतलब 101 किलो का हो गया था। 1 किलो बढ़ गया था बेचारा, 2-4 घंटे घूमता रहता था, ऐसे 2-4 किलो बढ़ जाता था। समझ में आया ना बच्चों? चल, तो इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम जानते हैं m एंड v आर बोथ वेरिएबल, जो दोनों वेरिएबल होते हैं, दोनों का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर कोई कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट बाहर कर लेते, तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यहाँ तक तो फर्स्ट तक कंप्लीट हो गया। हम जानते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क को हम dw लिखे हैं, बाद में चल के हम टोटल वर्क निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। फोर्स हमारा f है, डिस्प्लेसमेंट ds है, एफ डॉट डी एस, एफ इंटू डी एस, एफ क्रॉस डी एस नहीं है, आप एफ डॉट डी एस है। ये क्रॉस हम लगाए भी नहीं, क्रॉस कब माना जाएगा जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखे होते, इधर इंटू ही है, मल्टीप्लाई ही है। तो एफ इक्वल टू हम वैल्यू रखेंगे इधर, ये वाली वैल्यू उठा के ले जाकर, और इंटू में डी एस से मल्टीप्लाई करा दो, वी हम यहाँ पर रख दिए डी एस, यो देखो एम को हटा के इधर रख दिए डी एस। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी वेलोसिटी होता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो इधर एम वी डी वी, वी इंटू वी, वी स्क्वायर डी एम, ठीक, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। हम जानते हैं फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपने देखा था वेरिएबल ऑफ मास विथ वेलोसिटी में m इक्वल टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जस्ट इसका लास्ट लेक्चर ही अभी हमने बताया था इसको। तो m स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर अपॉन 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, बहुत साइड स्क्वायर जब कर दिए तब ये स्क्वायर रूट तो हट गया, c स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, ये c स्क्वायर ऊपर चला गया, m0 c स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, m c स्क्वायर माइनस में m v स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर c स्क्वायर। आप यहाँ पर देखोगे डिफरेंशिएटिंग वी गेट, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम जानते हैं यहाँ पर जो मास था, रिलेटिविस्टिक मास एंड वेलोसिटी दोनों हमारा वेरिएबल हुआ करता था, बट यहाँ पर हम जानते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स या कोई सा भी मैकेनिक्स लगाओ, सिर्फ रिलेटिविस्टिक की ही बात नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे जो मैकेनिक्स लगा लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो मूव करेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, चाहे आप जिस तरीके से देखो। आप भी अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से वेग कर रहे हो, तब भी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो रेस्ट पर है। सोच लो, मतलब आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी मान लो ट्रेन पे बैठे हो जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रही, बगल वाली भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रही, आपको ऐसा लगेगा, स्टेशन मान लो इधर है ना, देखो आपको एक दूसरे को देखते रहो, आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग चल नहीं रहे हैं, एकदम शांति से बैठे हैं, बोल बतला रहे हैं। तो ऐसा होता है। लेकिन आप अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जाने लगो आप भी, और आपके साथ साथ लाइट भी उतनी स्पीड से चलेगी, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लाइट रुकी हुई है, हम एक दूसरे के साथ रुके हुए हैं, नहीं, आप उतनी स्पीड से मूव करोगे फिर भी लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर सेकंड ही दिखेगी। बाप रे, समझ आया? ये चीज़ हमने प्रूव भी कराया है पिछले 2-3 लेक्चर में, आप देखिए हमने ये चीज़ प्रूव करा दिया। इसलिए कहते हैं बच्चे रेगुलरिटी बनाए रखो, रेगुलरिटी नहीं बनाओगे तो हम ऐसे बकते चले जाएंगे, देश भर की बात करेंगे तो आप लोग सोचोगे पता नहीं कहाँ सर, ये तो ऊपर क्या छत के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, चल अब देखो फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने बताया था m = m0, ये तो हो गया भाई। अब देखो c²
अब यहाँ पर देखो हमने बताया कि सी इज कॉन्स्टेंट एंड एम नॉट कॉन्स्टेंट होगा, रेस्ट मास है तो वो कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर सी स्क्वायर जब कॉन्स्टेंट है, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रख दिया, एम स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करो 2m dm माइनस में, ये दोनों हमारे वेरिएबल हैं, माइनस को हमने बाहर किया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2b dv प्लस में सेकंड फंक्शन वी स्क्वायर एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m इंटू में dm इक्वल टू में। अब दोनों के दोनों हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, ये आप लोग जानते हो, ठीक। अब चलिए हम बात कर लेते हैं 2m c स्क्वायर dv, हमने क्या किया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर माइनस इधर मल्टीप्लाई किया एज इट इज, प्लस माइनस माइनस एज इट इज, 2m कामन था, कामन कर लिया, बाकी जो बचा 2m कामन करोगे सी स्क्वायर डी एम, 2m कामन करो एम वी डी वी, 2m कामन कर लो वी स्क्वायर डी एम, ठीक। 2m तो हमारा जाकर 0 हो गया उधर। अब भेजो, देखो सी स्क्वायर डी एम बचा, इसको उधर भेज दो, एम वी डी वी प्लस में वी स्क्वायर डी एम ना। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ये राइट हैंड साइड मिल रहा है, लेफ्ट हैंड इक्वल होगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। हम इंटीग्रेटेड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें टोटल वर्क चाहिए, टोटल एनर्जी निकालने के लिए टोटल वर्क चाहिए ना, टोटल वर्क के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सी स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एम का इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, रेस्ट मास टू रिलेटिविस्टिक मास, जब मूव कर रहे थे तब का मास, तो रेस्ट मास टू मूविंग मास या रिलेटिविस्टिक मास, तो आप 1 इंटू डी एम, 1 का इंटीग्रेशन यम होगा, हमने अभी ये दिखाया आपको, तो यम लिख दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम जानते हैं वर्क एज काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगा, के स्थितिज ऊर्जा के रूप में नहीं, आप कार्य कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में, तो के वर्क की जगह हम के रख देंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट। हम जानते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी या रिलेटिव स्टैटिस्टिकल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी, देखो वैसे एनर्जी क्या होती है, एम सी स्क्वायर बट रेस्ट मास एम नॉट इंटू सी स्क्वायर प्लस में काइनेटिक एनर्जी, तो आपने निकाला सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट, मल्टीप्लाई करो एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर। नोट करें, फटाफट से नोट करें, एक एग्जाम्पल हम देंगे आपको जिससे आप इलेक्ट्रिक निकाल पाओगे, ये एनर्जी नोट करें फटाफट से, नोट कर लिए। फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक केमिकल रिएक्शन दे दिया, इससे कितनी एनर्जी उत्पन्न होगी, जैसे कहा जाता है ना, दो रिएक्शन कराओ, एक दूसरी रिएक्शन बनेगी, इससे एनर्जी कितनी उत्पन्न होगी, देख रहे हैं 3 1 4 हुआ, 2 2 जा 4, 7 + 1 8, पावर में 4, पावर नहीं है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट है ना। अब चलो इसमें अगर एनर्जी निकालनी हो तो कैसे पहले डेल्टा एम निकाल लो, कैसे निकालोगे, जो रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होगा कि प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का, अरे भाई कोई रिएक्शन कराओ, पहले जो मास था बाद में जाकर प्रोडक्ट में कुछ कम मिलेगा ना, मास ऑफ एनर्जी, सिंपल सा, आप कोई एक लकड़ी ले लो, उसको जला दो, लकड़ी जलाने के बाद क्या होगा, लकड़ी 2 किलो की होगी, राख मिलेगी 10 ग्राम की, कम हुआ कि नहीं, सिंपल सा जो सब लोग करते हैं। मास ऑफ एनर्जी कहाँ यार, रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट 2 है तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ Li प्लस में मास ऑफ H माइनस में मास ऑफ प्रोडक्ट क्या He प्रोडक्ट है, ट्वाइस इनटू, ऐसे करेंगे क्योंकि 2 मिले हैं ना, 2 मोल हैं इसके, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मास ऑफ Li कितना होता है, लिथियम का मास 7.0166 प्लस में मास ऑफ हाइड्रोजन 1.0076, सबको याद होगा, 0076 नहीं याद है तो याद कर लेना, माइनस में ट्वाइस इनटू मास ऑफ हीलियम 4.0028, एम आई राइट, हमारे अनुसार तो इतना ही होता होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओवरऑल जब इसको ऐड करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे इसमें से, तो 0.0186 आना चाहिए AMU में, ये AMU में आया, बट हमको किलोग्राम में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए। एक MU में कितने किलोग्राम होते हैं, कौन बताएगा,
1 पॉइंट कितने किलोग्राम होते हैं एक AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में? 1.66 इंटू 10 टू पावर 27 नहीं, -27 किलोग्राम होते हैं। सोचो सोचो, 0 पॉइंट लिख के 26 जीरो लिख देना, फिर 1 लिख देना, 10 टू पावर -27 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम ये तो आई वैल्यू हमें डेल्टा एम की वैल्यू, तो आई हमें वैल्यू डेल्टा एम की। हमें चाहिए एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए, तो हम एनर्जी अगर निकालेंगे डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर ना, ये तो करेंगे, इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, डेल्टा ई निकालेंगे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू क्या है? 0.0186 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10 टू पावर 8 का होल स्क्वायर। ठीक, वैल्यू कंफर्म होती है। हम जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका और इसका, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.278, लिखेंगे 278 इंटू 10 टू पावर -11 जूल, क्योंकि ये एनर्जी है तो जूल में निकलेगा ना। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 0.278 इंटू 10 टू पावर -11, एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 अपान, जब जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना हो उतने 1.6 इंटू 10 टू पावर -27 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। सॉरी 27 कहाँ लिख दिया, 19। अरे इलेक्ट्रॉन पर इतना ही तो चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो इतने से डिवाइड कर दो, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा? 17.36 इंटू 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ना। आप करके देख लीजिएगा, 17.36 इंटू 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लिखते हैं मेगा, क्या हो जाएगा? 17.36 गुणे क्या, 17.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 10 टू पावर 6 को मेगा बोलते हैं, मेगा नोट कर लीजिए। इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलेगा डेल्टा एनर्जी। नोट करें। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा ये लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। नोट कर लीजिए फटाफट से।